वेलकम एवरीवन टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। दिस इज पंकज सिंह और अभी हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, यू कैन वॉच इट। और इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज और भी वीडियोज आने वाली हैं, सारे चैप्टर्स आने वाले इन द सेम फॉर्मेट। सो सब्सक्राइब करेंगे, हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर वीडियो इज अपलोडेड यू कम टू नो अबाउट द सेम। ओके, पहले वाले पार्ट में हमने क्या कवर किया कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए। अच्छा, पहले तो हमने ये माना कि भैया एटम इज इनडिविजिबल। जब ये प्रूव हो गया कि नहीं भैया एटम्स भी मिलके बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो अब कहानी ये आई कि फिर अगर ये इसके अंदर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं तो वो कैसे अरेंज होते हैं, कैसा दिखता है एटम अंदर से, तो ये कौन बताएगा? तो भैया जिसने ये प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन से छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं को ये काम दिया गया कि आप ही बताइए भैया फिर कैसे दिखता है एटम अंदर से। और ये काम सबसे पहले गया हमारे उस आदमी के पास जिसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, जे थॉमसन। अब थॉमसन वाज लाइक यार मैं कैसे बताऊं? तो थॉमसन ने बड़ा दिमाग लगाया और बिना किसी एक्सपेरिमेंट के उन्होंने कह दिया जी एटम तरबूज है। तरबूज, एटम एक तरबूज है। तरबूज के अंदर क्या होता है क्लास? वाटरमेलन के अंदर एक पिंक वाला पार्ट और काले काले उसके अंदर बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही है जी हमारा एटम। जो पूरा पिंक वाला पार्ट है ना, वो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। बड़ा वेग सी स्टेटमेंट थी, नॉट सपोर्टेड बाय एनी एक्सपेरिमेंट। बट एक होता है ना, एक आम आदमी तुक्का मारे और एक साइंटिस्ट तुक्का मारे, दोनों में अंतर होता है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही। तो मॉडल टोटली गड़बड़ नहीं था, इसमें कुछ चीजें बड़े काम की थी। पहला, द यूज ऑफ वर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑल्दो भले ही हमने कैथोड रे डिस्कवर करी थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन वर्ड सबसे पहले इसी मॉडल के अंदर यूज हुआ था। तो इस मॉडल को आप टैग दे सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। और दूसरा, इस मॉडल में ये बोला गया था कि द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज। भले ही वो पिंक वाला पूरा पार्ट पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव वाले सीड्स इलेक्ट्रॉन है, बट अगर दोनों को बराबर बराबर रखे ना तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज एंड दैट्स व्हाई द एटम इज न्यूट्रल। अच्छा, ये तो हमारा इंटरप्रिटेशन है। बुक में क्या लिखा हुआ है? बुक में ये लिखा है जे थॉमसन इन 1988 proposed that an atom possesses a spherical shape in which the positive charge is uniformly distributed। वो पूरा पिंक वाला पार्ट वाटरमेलन का, the electrons are embedded into it in such a manner as to give most stable electronic arrangement, and many call it plum pudding, raisin pudding और watermelon model। ठीक है, let me repeat again, the pink वाला पार्ट पूरा का पूरा पॉजिटिव, नेगेटिव सीड्स। अच्छा, इसकी ना एक और अच्छी सी स्टेटमेंट दी जाती है which if you want you can note it down, the statement, or we can summarize the Thomson model by these lines, that atom is a positively charged sphere. Atom is a positively charged sphere in which the electrons are embedded just like seeds in the watermelon. Okay, now there are two main features. The first feature of this model is, which is absolutely correct, that the total positive charge equals to total negative charge inside an atom. And the second feature, which is not true actually, that the mass of an atom is uniformly distributed in it. Let's see. Okay, an important feature of this model is that the mass of an atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. So अब ये मॉडल अच्छा था या बुरा, ये लिखा, although this model was able to explain the overall neutrality of the atom but was not consistent with the results of the other experiments। अभी करते हैं। अच्छा, इसके लिए थॉमसन को नोबेल प्राइज भी मिल गया। लेकिन एक होता है ना, क्लास में भी होता है कि किसी ने कुछ बात बोली तो दूसरा बच्चा आता है उसकी टांग खींचता है। अच्छा, टीचर के सामने हीरो बन रहे हो, जरा इसका जवाब देना। तो इन द सेम वे थॉमसन ने एक मॉडल रखा, तो वह एक और साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड ने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे हम, आपने कोई कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं है, हम कैसे मान ले आपकी बात सही है। थॉमसन ने बोला नहीं जी मेरी बात बिल्कुल ठीक है, दिस इज द परफेक्ट, दुनिया ने मान भी लिया। तो रदरफोर्ड ने कहा अच्छा एक काम करूंगा, मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा और मैं ये पता लगाऊंगा कि ये मॉडल सही है या गलत है।
तो रदरफोर्ड ने एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस एक्सपेरिमेंट किया, आपने पढ़ा है 9th क्लास में उसके बारे में, द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव किया कि नहीं जी, थॉमसन का मॉडल ठीक नहीं है। बस उनका एम एक्चुअल में सिर्फ इतना ही था, ये प्रूव करना कि थॉमसन का मॉडल ठीक नहीं है। हिज एम वाज टू वेरीफाई द थॉमसन्स मॉडल, बट नहीं हुआ वेरीफाई। तो लोगों ने फिर उनसे कहा भैया आपने मॉडल तो फेल कर दिया, हम तो अच्छा खासा इस मॉडल को फॉलो कर रहे थे, बट अब आपने कह दिया कि ये गलत है, तो आप ही बताइए फिर सही मॉडल क्या है। अब रदरफोर्ड के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद, थॉमसन के मॉडल को फेल करने के बाद, अपना एक नया मॉडल दिया। चलते हैं आगे। रदरफोर्ड ने किया क्लास अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। शायद आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, और पढ़ा ही है, फिर से याद दिला देता हूं। उन्होंने लिया सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यूरेनियम वगैरह कुछ लिया था उन्होंने, ठीक है, और उसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। पहला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दीजिए, इट विल बिकम अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को लिया उन्होंने, और एक ली, ये गोल्ड की प्लेट तो ऐसे ही है, मतलब ये लेड की प्लेट तो ऐसे ही है, इसको ज़्यादा काम नहीं है, मेन काम है उन्होंने ली गोल्ड की शीट। क्या ली? गोल्ड की शीट, गोल्ड फॉइल। और उस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ एक स्क्रीन लगा दी। स्क्रीन क्या है? स्क्रीन वही है जिंक सल्फाइड की लेयर जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में यूज हुई थी, व्हेन द चार्ज कोलाइड प्रोड्यूस सम स्पार्किंग। तो सेटअप कुछ ऐसा किया गया, मैं अलग से भी बना के समझाता हूँ आपको, छोड़िए इसे। ये रखी गई गोल्ड की फॉइल, इसके पीछे लगा दी एक स्क्रीन, और अल्फा पार्टिकल दे मारा इस गोल्ड फॉइल के ऊपर। एम क्या था? अल्फा पार्टिकल जाएगा, इस गोल्ड फॉइल के अंदर से निकल जाएगा, ठीक है, और फिर देखते हैं क्या होता है। क्लियर? अच्छा, पहला सवाल आता है, भैया गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड बहुत अमीर थे? नहीं, उनको चाहिए था, अगर उनको एक सिंगल एटम मिल जाता ना तो ही वुड हैव वेरी हैप्पी, बट सिंगल एटम मिला नहीं, तो उन्होंने वो मेटल यूज किया जिसकी सबसे पतली फॉइल बनाई जा सके, एंड दैट इज गोल्ड, द मोस्ट मैलिएबल मेटल। बढ़िया। उसके बाद में तो वो किया क्या उन्होंने? अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल से पास कराया। गोल्ड फॉइल पे क्या है? बहुत सारे एटम्स हैं, एंड फॉर हिज वेरी सरप्राइज मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। और कैसे पता चला वो सीधे निकल गए? वो गोल्ड को फॉइल करके, छेद करके नहीं, उसके अंदर से निकल करके, जैसे वो होता है ना हमारा एंटमैन एटम के अंदर से निकल जाता है क्वांटम फील्ड में से, वैसे ही कुछ निकल गए और जा करके स्क्रीन से सीधे कोलाइड हुए, वहां स्पार्किंग हुई। अब ये चीज बड़ी शॉकिंग लगी यार रदरफोर्ड को। अगर एटम में चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो अल्फा पार्टिकल जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो जब उसके अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि अल्फा पार्टिकल सीधे ही निकल जाए, कुछ रिपल्शन अगर उसको फील होगी तो उसकी डायरेक्शन कुछ तो चेंज होगी ना, थोड़ी बहुत तो होगी। और चलो एक पार्टिकल निकल गया, दो पार्टिकल निकल गया, भैया यहाँ तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स आर गोइंग स्ट्रेट ओनली। विद दिस ऑब्जर्वेशन ओनली थॉमसन का मॉडल फेल। क्या? पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अगर होते तो अल्फा पार्टिकल इतनी आसानी से नहीं जा पाता उसमें से। थॉमसन का मॉडल फेल। आगे कुछ और चीजें हुई, ठीक है, देखते हैं। तो द ऑब्जर्वेशन वॉज ऐसे, देखिए ज्यादातर पार्टिकल्स, द ऑब्जर्वेशन वॉज most of the alpha particle passed through the gold foil undeflected straight। थोड़े से पार्टिकल, बहुत थोड़े से पार्टिकल, a small fraction of the alpha particle deflected by a small angle, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट भी हुए कुछ पार्टिकल्स, और बहुत कम 1 in every 20,000 particles bounced back, जैसे गया वापस आ गया, गोल्ड फॉइल को पार नहीं कर पाया। तो भैया इससे रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन निकाली। पहली कंक्लूजन ये, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, द कंक्लूजन इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट अनडिफ्लेक्टेड। इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। स्ट्रेट निकल गए मतलब ज्यादातर स्पेस खाली है।
few positively alpha charged particles were deflected, that means उनको कुछ ना कुछ repulsive force feel हुआ होगा. This shows that the positive charge of the atom is not spreaded throughout the atom uniformly, but the positive charge has to be concentrated on a very small volume. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट तो हुए, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो चारों तरफ नहीं है, वो किसी एक ही जगह पर है. जब कोई पार्टिकल उसके पास आता है तो डिफ्लेक्शन हो जाती है, नहीं तो फिर वो स्ट्रेट निकल जाता है. और जो एक पार्टिकल 20,000 में से एक पार्टिकल जाके स्ट्रेट वापस आ गया था ना, इसका मतलब ये है ऑब्वियसली वो सिर्फ तभी हुआ होगा जब अल्फा पार्टिकल उस पॉजिटिव चार्ज से जाके हेड ऑन कोलाइड हुआ और वापस आ गया. वैसे एक कोई चीज जा करके किसी दूसरी चीज से कोलाइड होकर के वापस आ जाए, देखो अगर एक दीवार पे मैं बॉल मारूंगा तो क्या मेरी दीवार टूट जाएगी या बॉल वापस आएगी? बॉल वापस आएगी. क्यों? क्योंकि बॉल हल्की है, दीवार भारी है. तो अगर अल्फा पार्टिकल जाके किसी चीज से कोलाइड होकर के वापस आ जा रहा है, मतलब वो जो चीज, जो पॉजिटिव एरिया है एटम का, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उसका मास बहुत ज्यादा है. मास बहुत ज्यादा, बहुत छोटे से एरिया में है, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम बहुत कम, मास बहुत ज्यादा, डेंसिटी बहुत ज्यादा. तो उन्होंने यही बोला और उसका नाम दिया उन्होंने न्यूक्लियस. ठीक है, वो जो छोटा सा एरिया है जहां सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, उसे बोला गया nucleus. The calculations by Rutherford showed that the volume occupied by the nucleus is that area where all the positive charge is concentrated. It's not uniformly distributed. It is concentrated in a very small area called nucleus. The nucleus is negligibly small as compared to the total volume of the atom. The radius of the atom is 10 power minus 10 meter, while that of the nucleus is minus 10 power minus 15 meter. समझ रहे हो? मतलब कितना छोटा है? न्यूक्लियस के एटम के रेडियस को आप 10 पावर 5 से डिवाइड कर दीजिए, दिस विल बी द साइज ऑफ द न्यूक्लियस. इतना छोटा है, इतना छोटा. ठीक है, 1 लाख टाइम्स छोटा. तो नहीं, सबसे कुछ खास मतलब नहीं है. तो इस पूरी ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बाद ना रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया, और रदरफोर्ड के मॉडल को आप जानते हैं कि भैया देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. दैट्स इट. अपना जो एटम है वो एक्चुअल में एक सोलर सिस्टम की तरह है. जिसे सेंटर में सन होता है और प्लैनेट चारों तरफ घूमते हैं, वैसे ही सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट. सो अकॉर्डिंग टू द मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, द पॉजिटिव चार्ज एंड द मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम वाज densely concentrated in extremely small region. This very small portion of the atom was called nucleus by Rutherford. Who discovered nucleus? Rutherford. The nucleus is surrounded by electrons that move around the nucleus in a very high speed in circular path called orbit. ठीक है? And electrons and the nucleus are held together by strong electrostatic force of attraction. ठीक, सिंपल सी बात. अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट है आइसोटोप और आइसोबार का. इसको हम कवर करेंगे. चलो मैं बता ही देता हूं, छोड़िए. प्लस इन्होंने ना फिर कुछ आइसोटोप और आइसोबार के बारे में बताया, द मास नंबर और सब कुछ बताया आपको कि भैया द मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. आई होप आप सब ने ये किया हो. जैसे मान लिया कि एक हमारे पास में ऑक्सीजन का एटम है जिसका मास नंबर 16 है और एटॉमिक नंबर उसका कितना है? 8. ठीक है, तो भैया किसी का एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8.
और प्रोटॉन्स कितने हैं वो भी 8। नंबर एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस पोर्शन पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको पहले से ही आता है। अगर नहीं आता है तो भैया मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक इज ऑल्सो देयर इन दी डिस्क्रिप्शन। आइसोटोप आइसोबार 9th क्लास का है, बट सिला पढ़ लीजिएगा जाके, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हो तो आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए। मास नंबर कितना 16, एटॉमिक नंबर कितना 16 और 8, तो वो भी 8 आ जाएगा। लेट मी क्लियर। अगर ये पोर्शन आपको आइसोटोप आइसोबार डिटेल में देखना है तो आप मुझे कमेंट में लिंक पूछ भी सकते हैं अगर नाम मिले तो भी, अदरवाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, वहाँ आप आइसोटोप आइसोबार पढ़ लीजिए। अभी अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे आगे बढ़ रहे हैं भैया हम, और हम पढ़ेंगे द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की कुछ लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? 2 चीजें। पहली चीज कि हाइड्रोजन में है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यूरेनियम वगैरह में है 100 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, सोडियम में है 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है क्या ये सब एक ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं या कुछ रूल है इनके घूमने का? दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। रदरफोर्ड वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उन्होंने नहीं बताया, कुछ नहीं बताया इसके बारे में। दूसरी चीज उन्होंने जो नहीं बताई वो ये नहीं बताई कि भैया एटम बॉन्ड कैसे बनाता है, कैसे बनाता है एटम बॉन्ड, ठीक है। बॉन्डिंग उन्होंने क्लियर नहीं किया। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड, व्हाई एटम कन्वर्ट्स इनटू मॉलिक्यूल। और तीसरी चीज जो मेन सबसे जरूरी वो कवर नहीं कर पाए, दैट वाज stability of an atom. The Rutherford's model cannot explain the stability of an atom. अब ये क्या बात हुई, ये कैसे नहीं एक्सप्लेन कर पाए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन घूमता ही क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में न्यूक्लियस जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। अब उस अट्रैक्शन से बचने के लिए इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया। जब वो घूमना शुरू करता है तो देयर इज अ फोर्स कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को कैंसिल आउट करेगा, और बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस से कोलाइड नहीं होता, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। ये उनका कहना था। बट बात ये है सारी की सारी कि भाई जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो इट इज डूइंग सम वर्क कर रहा है ना, मोशन इज देयर। तो वर्क कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी कम होगी तो उसकी स्पीड भी कम होगी, स्पीड कम होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम होगा तो भैया इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे न्यूक्लियस के चारों तरफ पास आता जाएगा, और एंड में न्यूक्लियस में कोलाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एटम ही खत्म। और जब एटम नहीं है तो हम सब कैसे बने हैं? हम सब भूत हैं, हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो एटम होना ही नहीं चाहिए, तो भैया ये दुनिया ही नहीं होनी चाहिए फिर तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, व्हाई एटम इज स्टेबल, ठीक है। ठीक है, अब बेसिकली ये तो मैंने एकदम जनरली बता दिया। एक ना थ्योरी भी आई थी कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी भी यही कहती है कि whenever electron revolves around the nucleus, it loses its energy in the form of electromagnetic radiations. And if it loses its energy, then it's finally will collide with the nucleus and the atom will get finished. तो ये था बेटा रदरफोर्ड्स मॉडल एंड द थॉमसन्स मॉडल। इससे कुछ खास क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, कुछ स्कूल में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाते। इसे क्यों नहीं पढ़ाते? 9th में पढ़ाया आपने भाई, 9th में पढ़ा है। तो एक्चुअल में जो सबसे काम का चैप्टर स्टार्ट होता है वो होता है फ्रॉम दिस पोर्शन, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। अगेन लेट मी रिपीट, अगली वीडियो में इसे कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को हिट नहीं किया है, प्लीज डू दैट, सो व्हेनेवर वी अपलोड दिस वीडियो you'll come to know about the same. Thanks for watching. Bye.